भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन वर्चुअल माध्यम से जुड़े। दोनों देशों ने समझौते को अर्थव्यवस्था के लिहाज से बताया ऐतिहासिक। हैदराबाद में 12वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति का संबोधन। युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों के जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह। पाठ्यक्रमों में जीवनी को शामिल करने का दिया सुझाव। लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से कोटा को मिला श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। उद्घाटन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, किसानों को आत्मनिर्भर बनना है तो जैविक खेती को अपनाना ही होगा। परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री की छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत। कहा, परीक्षा को उत्सव की तरह समझे छात्र। नई शिक्षा नीति से ही 21वीं सदी में विकास पथ पर चलना संभव। उपराष्ट्रपति का भारतीय संस्कृति और धरोहर की सुरक्षा पर जोर। कहा, एकजुट होकर साथ चलने से ही आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा पूरा। पारंपरिक उत्सव विविधता में एकता के प्रतीक। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच ऑनलाइन आयोजित समारोह में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डेन तेहान ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर दस्तखत किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन भी मौजूद थे। एक वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की उपस्थिति में भारत सरकार की ओर से भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने कम समय में ECTA पर हस्ताक्षर करना दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास की गहराई को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद अपार संभावनाओं के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और ये समझौता दोनों देशों को इन अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर सहमति बनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों के लिए वास्तव में एक अहम पहल है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि ये समझौता भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के करीबी संबंधों को और भी गहरा बना देगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 12वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के 2 उद्देश्य हैं। पहला, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करना और दूसरा, समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत और कला रूपों को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना। आजादी का अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जो देश का आजादी का लड़ाई में जो महान भावों ने योगदान दिया, बलिदान दिया, अलग अलग प्रदेशों में उन सभी महान भावों को याद करना हमारा कर्तव्य है। It is our bounden duty to celebrate the lives of those great people who have made supreme sacrifice for the liberation of the country from the clutches of the foreign rule. That is Azadi Ka Amrita Mahotsav. Hundreds of people, thousands of people from different communities, different religions, different castes and different regions, they all have participated in the long struggle for India's independence. It is our duty on this occasion of 75th year to remember
to recall the great sacrifices and the deeds of those great people. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी समृद्ध और विविध भाषाएं हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का एक अविभाज्य अंग है। इसलिए भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा मिले। ये हमारी वैभवशाली सांस्कृतिक धरोहर, हमारी समृद्ध कलाओं का उत्सव है, जो हजारों वर्षों में क्रमशः विकसित होते रहा। हमारे पूर्वजों ने हमारी कला और संस्कृति को संरक्षित किया, उसे और विकसित भी किया है। हमारे साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक की यह समृद्ध संस्कृति को धरोहर अखिल विश्व को भारत की अप्रतिम भेंट है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने 400 लोक कलाकारों द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम को देखा, जिसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोक नृत्य शामिल किए गए थे। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रकृति की ओर लौटना समय की मांग है और ये अनुसंधान केंद्र हड़ौती क्षेत्र में जैविक कृषि के प्रति नई जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही किसानों और आमजन के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वर्तमान के अंदर समाज जिस आयुर्वेदिक की ओर बढ़ रहा है, विभिन्न औषधियों को अपने खेत पर लगा सकते हैं, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाकर किस तरीके से फलदार पौधे से हम आमदनी को बढ़ा सकते हैं। समाज समझने लगा है कि शुद्ध आहार ही हमें संभावित बीमारियों से बचाएगा और इसीलिए इस एक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में, जहां पर विभिन्न तरीके के अनुसंधान किए जाएं, प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान जनता को दिखा सकते हैं, वहां पर ही अलग अलग खेती कर हम बिना कीटनाशक का उपयोग किए हुए, बिना फर्टिलाइजर का उपयोग करे हुए किस तरीके से हम फसल की उपज भी बढ़ा सकते हैं और भविष्य में हमारी मिट्टी और उसकी उर्वरक क्षमता को बचा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है तो जैविक कृषि को अपनाना ही होगा। जैविक कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ाकर गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध उपज प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारे हाड़ौती के किसान यहाँ पर लगातार आएंगे, यहाँ के अनुसंधान को देखेंगे, उसके बाद यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और खेती के बहुआयामी खेती के प्रयोग को करेंगे, गौ संवर्धन को अपने आप पालेंगे। भविष्य में सरकार की योजना है कि पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की तरह कम ब्याज पर पैसा मिले, ताकि हर किसान कृषि के साथ साथ गोपालन या अन्य कोई भी पशुपालक के रूप में काम करे, ताकि एग्रीकल्चर के साथ पशुपालक की आमदनी को भी बढ़ा सके। हमें जब बहुआयामी काम करना पड़ेगा, तभी हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि का क्षेत्र व्यापक है, इसलिए चुनौतियां भी बड़ी हैं।
किसानों ने परिश्रम से देश में अन्न भंडारण किया है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने, कृषि की लागत कम करने, शुद्ध आहार के जरिए बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने और कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए हमें जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर लौटना होगा। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए किसान को खेती में लागत कम आए, इस दृष्टि से पशुधन भी आवारा होकर सड़क पर न घूमे, इस दृष्टि से देश के लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा हो, दुनिया में हमारा कृषि उत्पाद निर्यात हो तो दुनिया भी स्वस्थ हो। इस दृष्टिकोण के आधार पर यह जरूरी है कि हम जैविक खेती की ओर और प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि रासायनिक खाद का उपयोग कर हमने अपनी जमीन को बंजर बना दिया और अब हम उस विकास की कीमत चुका रहे हैं। हरित क्रांति ने खाद्यान्न संकट तो दूर किया, लेकिन इसके दोष अब हमारे सामने आ रहे हैं। देश की खाद्यान्न की पूर्ति किसी भी परिस्थिति में करना है, नहीं तो अमेरिका के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहना पड़ेगा और वो सड़ा गला गेहूँ बेचेगा, पैसे लेगा, फुकट तो नहीं देगा और उसको हमको खाना पड़ेगा। ये जब दृश्य उस समय निर्माण हुआ था, उसके कारण हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी। एक अच्छे उद्देश्य से आया हुआ, उसके कारण सुधार हुआ, हम स्वावलंबी बनते गए, हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जब कुछ अच्छाई आती है तो कुछ थोड़ी सी बुराइयां भी आती है, और इसलिए उस हरित क्रांति के नाम पर जो हमने कृषि पद्धति को स्वीकार किया उसमें कुछ दोष आज दिखाई देते। प्रचुर मात्रा में जल का उपयोग करना पड़ा। रासायनिक खाद है तो उसके साथ पानी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप जल का स्तर भारत का नीचे नीचे चला गया। ये एक चक्र जो चला, उस चक्र के अंदर हम फंसे। आज फिर एक बार उस चक्र को तोड़कर बाहर आने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के तहत छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बात की। प्रधानमंत्री ने छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों का बड़े ही सहज शब्दों में जवाब दिया। साथ ही पढ़ाई के अलावा खेलकूद के लिए भी प्रोत्साहित किया। परीक्षा पे चर्चा 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति, पर्यावरण, ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया। पहली बात तो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजाय हम ये कहें ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP। कुछ लोग एन को न्यू कहते हैं, एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। शुरुआत से इस काम पर हम लगे थे। करीब 6-7 साल तक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर स्तर पर हुआ। गांव के शिक्षकों के बीच हुआ, गांव के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, शहर के शिक्षकों के बीच हुआ, शहर के स्टूडेंट्स के बीच हुआ। बॉयज स्टूडेंट्स ने कहा, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में, यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में सालों तक इस विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। उस सब के जिस तैयार किए गए और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान, और वो भी आज के युग को ध्यान में रखते हुए जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के नेतृत्व में इसकी विशद चर्चाएं हुई। उसमें से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। उस ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में भेजा गया और 15-20 लाख इनपुट्स आए।
यानी इतना बड़ा एक्सरसाइज, इतनी व्यापक एक्सरसाइज, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है। मेरे लिए खुशी की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिंदुस्तान के हर तबके में पुरजोश स्वागत हुआ है और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकारी, लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है। ये सरकार ने नहीं बनाया है, देश के नागरिकों ने बनाया है, देश के विद्यार्थियों ने बनाया है, देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविष्य के लिए बनाया है। छात्रों को सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र तनाव में न रहें, परीक्षा को उत्सव के तौर पर लें। प्रधानमंत्री ने शिक्षा के बदलते स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों को प्रौद्योगिकी को एक अवसर के तौर पर लेना चाहिए। छात्रों को शिक्षा में नई तकनीकी को अपनाना चाहिए, सीखने के नए तरीकों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, चुनौती के रूप में नहीं। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है, उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में छात्र, शिक्षक, अभिभावक ऑनलाइन माध्यम से भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षक, छात्र और अभिभावक के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पारंपरिक नववर्ष समारोह देश भर में विभिन्न नामों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। उन्होंने हैदराबाद सहित स्वर्ण भारत ट्रस्ट में उगाड़ी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने, साथ ही प्रत्येक भारतीय त्योहार के पीछे के महत्व को समझने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच रिश्तों के सुदृढ़ीकरण से समाज में सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। इस समारोह में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के अध्यक्ष कमिनेनी श्रीनिवास, सचिव बी सुब्बा रेड्डी, ट्रस्टी श्रीमती चिगुरूपति उमा एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों से आग्रह किया कि प्रतिनिधि संस्थाओं के सदस्य होने के नाते वो इन संस्थाओं की प्रतिष्ठा और मर्यादा को ऊंचा उठाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि सदन में बैठकों की कम होती संख्या और कार्यवाही में बढ़ते अवरोध जैसे विषयों पर भी हमें चिंतन करना चाहिए, जिससे कि इन संस्थाओं में लोगों का विश्वास बना रहे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस विधानमंडल को और सशक्त मजबूत बनाएं। ये विधानमंडल सशक्त मजबूत जब होंगे, जब प्रतिनिधि वहाँ के सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि प्रतिनिधि संस्थाओं को अगर सशक्त करना है, मजबूत करना है, तो हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे कार्य से वो विधानमंडल की गरिमा बढ़ेगी। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जिस तरीके से विधानमंडलों के अंदर लगातार बैठकों की संख्या कम होती जा रही है, डिबेट, चर्चा, संवाद कम होते जा रहे हैं, विधायकों के अंदर, विधानमंडलों के अंदर गतिरोध करने की प्रक्रियाएं ज़्यादा हो रही है, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, सभी दलों के नेताओं से बात कर कर, सभी लोगों से बात कर कर, कि हम सदन में कम से कम गतिरोध हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। क्योंकि अगर इन सदनों के अंदर मर्यादा कम हो जाएगी, शालीनता कम हो जाएगी, तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि गतिरोध कम होते हुए अपनी बात को हम नियम प्रक्रियाओं से उठाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1757 से 1947 विषय पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 4 से 8 अप्रैल 2022 के लिए किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रदर्शनी का दौरा किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम ज्ञात संघर्षों और स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को जीवित रखने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी का आंदोलन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि जिस संकल्प के साथ उस समय के लोगों ने स्वयं को स्वाधीनता के लिए समर्पित किया, हमें भी उसी संकल्प से देश के नवनिर्माण में स्वयं को समर्पित करना होगा। प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई संसद सदस्य मौजूद रहे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का बहुत महत्व है। बीते सप्ताह संसदीय समितियों की बैठकें हुई। आइए डालते हैं उन पर एक नजर। 30 मार्च को वित्त संबंधी समिति और महिला अधिकारों संबंधी समिति की बैठक हुई। 31 मार्च को प्राक्कलन समिति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और ग्रंथालय समिति की बैठक हुई। 1 अप्रैल को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी समिति की बैठक हुई। तो वहीं 4 अप्रैल को संचार और सूचना तकनीक संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति, सभा पटल पर रखे पत्रों संबंधी समिति, आवास और शहरी विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं 5 अप्रैल को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति, खाद्य नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति, जल संसाधन संबंधी समिति, लाभ के पदों संबंधी समिति और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक हुई।